हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही हौसला अफ़ज़ा ख़बरें हैं क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था, उससे पहले भी ईरान की क़यादत में एक डिफ़रेंस ऑफ़ ओपिनियन पाया जाता था। हुँ। एक तरफ वो वफ़्द जो यहाँ पर शरीक हुआ मुज़ाकरात में, लेकिन ये एहतशाम साहब की ही ख़बर थी उस वक़्त भी कि IRGC उनकी एक मुख़्तलिफ़ राय पाई जाती थी इन मुज़ाकरात में ईरान की वफ़्द की शिरकत के हवाले से। और हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा एतमाद का फुक़दान भी है ईरान का अमेरिका के हवाले से, और इस बात को उन्होंने बार-बार रिपीट किया है और वो ये कहते आए हैं कि हमें गारंटीज़ अगर मिलें कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा। आज भी जो तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ईरान के हैं, उनका जो बयान सामने आया है, उसमें भी बार-बार ज़मानत की ही बात की गई है। और इसी तरीके से जो है ईरान के वज़ीर सीज़ फायर के दौरान और उसके बाद मुस्तकिल जंगबंदी करेगा और कोई ऐसा अटैक दोबारा नहीं करेगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल का दौरा तेहरान बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान दोनों ममालिक के साथ राब्ते में रहा, लेकिन ये भी पाकिस्तान का जो मरकज़ी इस सारी सूरत हाल में किरदार है, वो दोनों के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ख़त्म करना है। तो ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी क़यादत जब वहाँ पर जाती है तो बहुत से हवालों से बात होगी और बहुत मुझे लगता है कि डिसाइसिव लेवल्स के ऊपर बात होगी क्योंकि एक पैगाम है जो अमरीकियों के साथ भी पाकिस्तान की कम्युनिकेशन होती रही ठीक है। और इसी अफ़सा, तरीके से आप ईरान हमारे से भी वो साथ ही राब्ते में मौजूद रहे। रहिएगा। इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, पाकिस्तान जिस तरह से इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अमरीका और ईरान को पहले मुज़ाकरात के दौर में एक टेबल पर ले आया, अब दूसरे दौर के हवाले से भी हौसला अफ़ज़ा ख़बरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें किस तरह से आप देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान आप जानती हैं कि दो जो ममालिक थे अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत ही एक तनाज़ा चल रहा था। एक तरफ से बात हो रही थी कि एक पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की सफारती काविशों के नतीजे में हमने देखा कि वो दोनों जो वॉरिंग पार्टीज़ हैं वो एक टेबल पर आईं, मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। और मैं समझता हूँ कि पहला दौर जो मुज़ाकरात का था, कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो तात्तुल का शिकार हो गया है, लेकिन मैंने उस वक़्त भी ये कहा था कि ये तात्तुल नहीं है। ये देखिए, डिप्लोमेसी जो होती है वो एक प्रोसेस का नाम है। उसको किसी एक इवेंट के साथ लिंक नहीं करना चाहिए कि एक इवेंट के अंदर ही सब मामला तय हो जाएँ। एक ही नशिस्त में सब कुछ तय नहीं होता, क्योंकि आप जानती हैं कि ये पेचीदा मसाइल हैं जो जो तकरीबन 40-50 साल से इन दोनों ममालिक के दरमियान हैं। तो मैं समझता हूँ कि इवन अगर आप जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, उनका वहाँ पे आना इस चीज़ का अंदिया देता है कि देखिए वो इस डिस्कशन में सीरियस थे। आप जानती हैं कि अमेरिका से सफ़र करके पाकिस्तान आना तकरीबन 15-16 घंटे की तो सिर्फ़ फ्लाइट होती है। उसके बाद 20 घंटे की वहाँ मीटिंग, तो ऑब्वियसली ये इतना एफ़र्ट कोई कर रहा है, वो इसी चीज़ का अंदिया देता है कि ये डिस्कशन में सीरियस हैं, इस मसले का हल चाहते हैं। और इवन अगर आप जो वज़ीर उनके वाइस प्रेज़िडेंट की जो स्पीच थी, ब्रीफ सी उन्होंने जाने से पहले दी, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि वी हैव मेड सब्सटैंटिव प्रोग्रेस, यानी हमने काफ़ी खातिर ख्वाह जो है हमारे डिस्कशंस के अंदर जो हुए वो प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे अभी भी जो है वो हम आहंगी डेवलप नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात का दौर है, ये चल रहा है। और अभी जो दूसरे दौर का खुद प्रेज़िडेंट ट्रंप ने जो है वो कहा है कि जी। हम पाकिस्तान में दूसरा दौर जो है वो होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पाकिस्तान ने जिस तरह से सऊदी अरेबिया और बाकी तमाम ममालिक के दरमियान जो है वो एक बैलेंस कायम रखा है, ये पाकिस्तान की सफारतकारी की एक फ़तेह है। हम जानते हैं कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, सऊदी अरेबिया हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हों, गल्फ़ रियासतें हों, ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक पिलर है। हमारे उनके साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट में भी है। बिल्कुल। और उसके साथ ईरान जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम चाहते हैं कि ईरान के अंदर भी अमन हो। तो इस हवाले से अमेरिका में हमारी बात सुनी जाती है, चाइना से भी हमारे बहुत ही देरीना मरासिम हैं। तो मैं समझता हूँ इन तमाम हालात के पेश नज़र पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी पोज़ीशन में है कि वो अपनी इस जो गुडविल है, डिप्लोमैटिक गुडविल को पॉज़िटिवली इस्तेमाल करके खित्ते में अमन जो है उसको कायम करने के लिए कोशां है। न सिर्फ़ खित्ते में बल्कि मैं समझता हूँ कि इसके असरात पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो आई ठीक। थिंक हमारे जो फ़ील्ड मार्शल हैं फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनका जो दौरा है वो भी बहुत ही मानी-ख़ेज़ है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ कोर्स सऊदी अरेबिया में है। तो मैं समझता हूँ दोनों दौरों के अंदर जो है वो अहम तरीन मामलात पे डिस्कशंस होंगी और मेन चीज़ यही है कि अमन की तलाश में पाकिस्तान जो है वो सरगर्म है और वो हम सब के लिए एक फ़ख्र का मुक़ाम है। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आपको क्या लगता है,
پہلا جو مذاکرات کا دور ہوا، اب جو دوسرا ہونے جا رہا ہے، 5 نکات سامنے رکھے گئے تھے، ڈیڈ لاک جن نکات پر ہوا، اب آپ کے خیال میں ایک قابل قبول کیا شکل ہو سکتی ہے؟ ان مذاکرات کی درمیانی راستہ کیا نکلا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ گارنٹی کی بات کی گئی، آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، تو آپ کے خیال میں ایسے کون سے ملک کی گارنٹی ہو سکتی ہے جو دونوں جانب کے لیے قابل عمل ہو؟ میرا جی اس میں جو ویو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے میں نے ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے اس کے نتیجے میں جس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہوں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیے جو مذاکرات ہیں وہ تو جن وجوہات کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں وہ ہم جانتے ہیں. وہ 3 ایشوز ہیں. ایک تو ایشو ہے کہ جو نیوکلیئر کے حوالے سے ایران کی جو اوبیسلی ایمبیشنز ہیں اس کے حوالے سے کافی تحفظات پائی جاتی ہیں. کچھ کہا جا رہا ہے کہ 20 سال کا موریٹوریم ہونا چاہیے, کچھ کہہ رہے ہیں 10 سال کا ہونا چاہیے. بہرحال اس کے اوپر ڈیبیٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن ایک چیز طے ہے کہ امریکہ جو ریڈ لائنز کی بات کرتا ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ایمبیشنز کو اپنا فورگو کرنا پڑے گا. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ان کے بیلسٹک میسائل پروگرام ہے جو انہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ خطے میں جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد ایران نے کچھ ٹارگٹس کیے خلیجی ممالک کو, جو کہ آف کورس مسلمان ممالک بھی ہیں اور وہ بالکل امن کی ریاستیں ہیں, وہاں پہ تو کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے ان کے. تو اس حوالے سے جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن جاری ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ کہ کچھ ایسی اینٹیز ہیں جو کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کو ایران کی اسپانسرشپ حاصل ہے وہ اس کو بھی رول بیک کر لے. تو اس کے بعد پھر یہ سمجھا جا رہا ہے, جو واشنگٹن میں تجزیہ کار بھی ہیں جو اس پروسیس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ جی بتاتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے, ایک موقع ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرے اور ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ بھی لفٹ ہو جائیں. بہت سارا جو ان کا اکنامک پوٹینشیل ہے وہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ ان کے اوپر سینکشنز ہیں, اور اگر سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ایران کے لیے بھی ایک سنہری باب کا آغاز ہو سکتا ہے. ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے ملک کی ترقی کی طرف ہو سکتی ہے. ان کے ہاں بتایا جاتا ہے بہت ہنرمند لوگ ہیں, وہ جی تمام ہنرمند لوگوں کا فائدہ تبھی ہوگا جب وہ جنگ کی بالکل. حالت سے باہر آئیں گے اور جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ان حوالوں سے بات ہو رہی ہے. آپ کا آخری اگر آپ ایک سیکنڈ دیجیے, آپ نے کہا تھا کہ گارنٹی کا پوچھا تھا آپ نے. بالکل بالکل. میری نظر میں گارنٹی کسی ملک کی طرف سے میں نہیں سمجھ رہا. اگر ایک فریم ورک ایگری ہو جاتا ہے کہ دیکھیے جب یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس ایگریمنٹ کے اندر اوبیسلی پاکستان بھی ہے, ایجپٹ ترکی کی بھی سپورٹ ہے, امریکہ بھی ہے اس کے اندر, چائنا بھی کسی حد تک موجود ہے, پیچھے سے سپورٹ چل رہی ہے, کیونکہ یہ جو خطہ ہے اس میں ہونے والے حالات کا اثر تمام ممالک پہ ہوا ہے. تو اگر وہ تمام ممالک خود جو ہیں اس ایگریمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں, ان آبزرور فارم ہو یا جو بھی ہو, تو مجھے لگتا ہے وہ کافی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملک کھڑا ہو کے گارنٹی دے گا. وہ جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, جو ایک فریم ورک اگری ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیول ہوگا کہ وہ ان کو اشور کر سکتا ہے کہ مزید جو ہے جہاریت نہ ان کے اوپر جی اسرائیل کی طرف سے ہوگی نہ ان کی طرف سے